शूट कर रही हूँ और मेरा चैनल डेली ब्लॉग्स के लिए है। सो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या इनोवेटिव करूँ जो डेली ब्लॉग्स में दूसरे ना करते हों, या फिर ऐसा कुछ इनोवेटिव। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। अभी भी मेरे हाथ में बुक्स हैं, ये गोवा की लोक कथाएँ। तो मैंने सोचा कि मैं डेली एक लोक कथा इसकी वीडियो बनाऊंगी। मैं डेली ब्लॉगर नहीं, यू कैन से मैं डेली रीडर हूँ। तो चलो आज का फर्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं। तो हाँ, ये सारी कहानियाँ हिंदी में हैं। तो पहली कहानी है जो कि ये गोवा की लोक कथा है, गोवा की लोक कथाएँ। और गोवा की जो बात है इसमें थोड़ा मैं इस पे समाज थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो गोवा में कोंकणी समाज जो होता है उनके काफ़ी उनकी जो कल्चर है उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो ये कहानियाँ उनसे रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट कहानी है राजा की भैंस ने घोड़ा जना। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ तो मुझे भी सुन के अजीब ही लगा। राजा की भैंस ने घोड़ा जना। ओके, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक था राजा, उसके 7 कुंवर थे। कुंवर यानी 7 राजकुमार थे। तो राजा क्या करता है, अपने इन राजकुमारों की अच्छी तरह परवरिश करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है और जब वे शादी के योग्य हो जाते हैं तो पड़ोस के राजाओं की सुयोग्य कन्याओं से उनकी शादी करवाता है। हर राजा यही करता है। तो सब खुशी खुशी चल रहा था। ओके, राजा और उसके कुंवर सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। तो एक दिन होता क्या है, राजा के 7वें कुंवर के ससुर, 7वें कुंवर यानी सबसे छोटे बेटे के ससुर यानी उसकी पत्नी का पिता, अपनी बेटी को मायके लेने आते हैं और इस राजा से कहते हैं कि वे अपनी बेटी को 4 दिन के लिए मायके लेकर जाना चाहते हैं। ओके, यानी वो अपनी बेटी को 4 दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। राजा बोलता है ठीक है, लेकर जाओ अपनी बेटी को। राजा ने परमिशन दे दी। वाओ, पहले भी यही होता था, अभी भी यही होता है। कोई ऑफेंड मत होना। तो वह राजा अपनी बेटी को यानी 7वें कुंवर की पत्नी को मायके लेकर जाता है। ओके, अपनी बेटी यानी सबसे छोटे राजकुमार की पत्नी को। लेकिन गए होता है क्या, 4 के दिन 8 होते हैं, 8 के 15 और 15 का महीना होता है। कन्या के पिता उसे वापस ससुराल नहीं पहुंचाते। ओके, यानी 4 दिन का बोल के कहा और पूरे महीने तक रख लिया अपने पास और नहीं वापस पहुंचाया। तो ये राजा अपने 7वें कुंवर से कहता है, राजा कहता है, बेटा तुम्हारा ससुर तो तुम्हारी पत्नी को घर नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए अब तुम भी ससुराल जाके पत्नी को लेकर आ जाना। ओके, यानी कि राजा अपने बेटे को भेजता है और उसके ससुराल पत्नी को लाने। तो 7वां कुंवर करता क्या है, अपने पिता की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन अपनी सब दिनचर्या खत्म करके दोपहर ढलने के बाद घोड़े पे सवार होकर ससुराल जाने के लिए निकलता है। दोपहर में निकलता है, धूप नहीं लग रही होगी। चलो तब इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो अंधेरा छाने के बाद वो ससुराल पहुंचता है। अंधेरा छाने के बाद यानी शाम होने के बाद ससुराल पहुंचता है। पहुंचा तो कुंवर सीधा अपना घोड़ा लेके ससुर की गौशाला में जाता है और वहां भैंस की खूंटी के नजदीक एक खूंटी में उसे बांधता है। ओके, अब समझ में आ रहा है। यानी कि राजकुमार अपना घोड़ा लेकर गौशाला में चला जाता है और भैंस की खूंटी के पास उसे बांध देता है। इतना करके वो ससुराल में प्रवेश करता है और क्योंकि वो बताता नहीं है कि मैं आया। सास ससुर को उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। सास उसके पाँव धोने के लिए गर्म पानी देती है और पाँव पोंछने के लिए गमछा देती है, बैठने के लिए चटाई डालती है। राजा का बेटा है, राजा का दामाद है, फिर भी और लोग नहीं है। उसको जलपान देती है, उसकी बहुत आव भगत करती है। कुछ ही पल में सबके सब साले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जीजाजी जीजाजी कहकर उसे मानो सर पे उठाते हैं। अच्छा, उसके सारे साले आ जाते हैं, उसकी खुशहाली पूछते हैं। सब औपचारिकता खत्म होने के बाद ससुर उसके आने का कारण पूछता है तो कुंवर कहता है, ससुर जी मैं अपनी पत्नी को घर लेने आया, बहुत दिन हो गए उसे यहाँ आए। ओके,
ससुर बोलता है बेशक ले जाना, हमें कोई ऐतराज नहीं। सच बोलूँ तो हमें ही उसे इतने दिनों में वहाँ पहुँचा आना चाहिए था। गुड, अब तुम आए ही हो तो उसे सुबह लेकर जाना। कुछ पल में रात होती है, उसके लिए खाना परोसा जाता है। कुंवर की सास उसे बड़े इसरार से एक एक पकवान खिलाती है। इसरार का मतलब क्या होता है? आई थिंक मतलब उधर की लैंग्वेज में हो सकता है इसे प्यार बोलती है। बहुत प्यार से एक एक पकवान खिलाती है। ओके। कुंवर पेट भर खाना खाकर शांति से सो जाता है, यानी वो खाना खाने के बाद सो जाता है। दूसरे दिन होता क्या है, कुंवर पौ फटने से पहले उठता है और प्रातः विधि के लिए नदी किनारे जाता है। कमाल है, राजकुमार है और घर में टॉयलेट नहीं है। सॉरी, लेकिन कहानी ही ऐसी है। खैर चलो। इधर कुंवर के 7 साले हाथ में दुधारी लेकर गौशाला में भैंस को दोहने जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुंवर का घोड़ा खड़ा दिखता है। वो एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जना, राजा की भैंस ने घोड़ा जना। ओके, मतलब सातों बेवकूफ थे क्या? उनको पता नहीं कि घोड़ा उसकी जीजा जी का है, मतलब राजकुमार का है। प्रातः विधि के लिए नदी पर गया कुंवर जब वापस आता है तो उसे सातों साले राजा की भैंस ने घोड़ा जना ऐसे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, उसे बहुत आश्चर्य होता है, अरे वाह, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, कहाँ है वो? कुंवर गौशाला के अंदर जाके देखता है तो उसका ही घोड़ा है वहाँ। तुरंत उसके ध्यान में सब बात आती है और वो अपने सालों से कहता है, अरे जनाबो, राजा की भैंस ने घोड़ा कहाँ जना? ये तो मेरा ही घोड़ा है। रात में मैंने आप लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए सीधे यहाँ आकर उसे खूंटे से बांधा था। ओके, तो मतलब बता दिया। पर उसके साले उसकी सुनते ही नहीं, वो लगातार चिल्लाते जा रहे थे, राजा की भैंस ने घोड़ा जना, राजा की भैंस ने घोड़ा जना। कुंवर सालों को समझाने का बहुत प्रयत्न करता है, मतलब अगर भैंस घोड़ा कैसे पैदा करेगी, और अगर पैदा भी करेगी तो एक बार में उतना बड़ा कैसे हो जाएगा, ये भी समझ नहीं आया। लेकिन वो एक भी सुनने को तैयार नहीं थे, वे एक ही बात बोल रहे थे। कुंवर को एकदम सदमा पहुंचता है, वो ससुराल पत्नी को लेने आया था ये बात ही भूल जाता है और सिर पर हाथ लेकर बैठ जाता है। मैं लुट गया, मैं लुट गया, ऐसा कहते कहते रोते अपने घर की तरफ चलने लगा। एक घोड़ा, अरे वो राजकुमार है, उसके एक घोड़ा जाने से वो लुट कैसे गया? कुछ अंतर की राह वो काटता है तो उस बीच रास्ते पर होता क्या है, एक सियार वहाँ बैठा है। वो कुंवर को रोता देखकर पूछता है, सियार पूछता है कुंवर, अच्छा हाँ, ये तो लोक कथाएं हैं, लोक कथा में तो हर एक चीज बात करती है। वह तो लोक कथाओं की यही खासियत होती है कि उसमें हर एक शहर का, जहाँ का भी वो लोक कथा होगी, जिस भी जगह से स्थान से जुड़ी होगी, वहाँ की हर एक चीज़ बात करेगी, हर एक चीज़ से आवाज़ आएगी, हर एक चीज़ की अपनी कहानी होगी। तो चलो देखें कि सियार ने क्या कहा। अरे कुंवर, आपको क्या हुआ, रोते क्यों हो, किसको क्या हुआ है? कुंवर कहता है, क्या बताऊँ तुम्हें सियार दादा, कल मैं गया था ससुराल, अंधेरा छाने के बाद वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या किया, सीधा गौशाला में गया और भैंस के खूंटे के नज़दीक घोड़े को बांधा। ओके, अब सुबह उठ के घोड़े को लेने गया तो साले कहते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। ऐसा है क्या? सियार बोला, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दिलवाऊंगा, आओ मेरे साथ। कोई डरने की बात नहीं है, तुम सिर्फ इतना करो कि राजा के पास जाकर कहो, उससे कहो कि तुम्हें न्याय चाहिए। ओके, ये बात सियार बोल रहा है, लोग करता है। सियार ने जो कहा कुंवर ठीक वैसे ही राजा से जाकर कहता है। जमाई की मांग पर कुंवर का ससुर न्याय सभा पंचायत बुलाने को तैयार हो जाता है। वो सारी प्रजा को न्याय सभा के लिए हाजिर होने का न्योता देता है। प्रजा भी तुरंत न्याय सभा के लिए हाजिर हो जाती है। क्या राजा है? तो न्याय सभा बुलाई गई एक खुले मैदान में न्याय सभा में बैठा था राजा, प्रधान, राजा के सब सरदार, सिपाही और गांव के सभी लोग, उनमें सियार भी था। सियार भी आया था, कमाल है। तो पूछताछ शुरू हो जाती है। राजा अपने पुत्रों से पूछता है, तुम्हारी वकालत कौन करेगा? पुत्र कहता है, वो देखिए हमारा वकील। वे पास ही बैठे अपने वकील को राजा को दिखाते हैं। अब राजा जमाई से यानी कुंवर से पूछता है, तुम्हारा वकील कौन है? कुंवर कहता है, मेरा वकालत सियार दादा करेंगे। ओके, ऐसा करके कुंवर मैदान के एक कोने में बैठे सियार की ओर उंगली से निर्देश करता है।
अब होता क्या है, राजा सब सियार को देखता है तो सियार वहाँ बैठे बैठे झपकियाँ लेता उसे दिखता है। राजा उससे पूछता है, क्यों रे सियार दादा, भरे दिन झपकियाँ क्यों ले रहे हो, रात सोए नहीं क्या? उस पर सियार जवाब देता है, क्या बताऊं महाराज, रात समंदर में आग लगी थी, मैं गया था बुझाने, तो रात नींद ले नहीं सका, इसलिए अभी झपकियाँ आ रही हैं। ओके। सियार की बात सुनकर वहां हाजिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजा भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। हंसते हंसते वो कहता है, क्या कह रहे हो सियार दादा, समंदर को कभी आग लगती है क्या कि तुम उसे बुझाने गए? उस पर सियार बड़ी गंभीर आवाज में बोलता है, यदि राजा का भैंस घोड़ा जल सकती है तो समुद्र में आग क्यों नहीं लग सकता? बात तो सही है। सियार की बात सुनकर राजा का मुंह एकदम उतर जाता है। सालों के मुंह पर भी मानो तमाचा पड़ जाता है। वो चुपचाप घोड़ा लाकर बहनोई के पास खड़ा कर देते हैं। वो और अब देर नहीं लगाता, घोड़े पर अपनी पत्नी को बैठाता है, स्वयं उस पर सवार होता है, तुरंत वहां से अपने राज्य जाने के लिए निकलता है। लेकिन जाने से पहले वो सियार दादा को धन्यवाद बोलना भूलता नहीं। कहानी खत्म। इन शॉर्ट की बेवकूफ़ों के साथ और लालची लोगों के साथ थोड़ा समझदारी से पेश आना चाहिए। यहाँ सियार जो था उसे समझदार दिखाया गया है। वाओ, ग्रेट। तो आज की पहली कहानी हो गई। ये गोवा की लोक कथा है। चलो लोक कथा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि गोवा के लोग होते कैसे हैं, वहाँ की लोक कथाएं कैसी होती हैं। वहाँ पर कोंकणी समाज रहता है। प्राचीन काल में भारत के पश्चिमी तट पर सह्याद्री पर्वत और अरबी समुद्र के बीच उत्तर दिशा में दमन गंगा और दक्षिण दिशा में गंगावली, इन नदियों के बीच बसे हुए लंबगोल आकृति वाले प्रदेश को कोंकण नाम से पहचाना जाता था। इस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को कोंकणी भाषा और रहने वालों को कोंकण समाज कहा जाता था। ओके। 16वीं सदी में पुर्तगाली राजसत्ता के अत्याचार और धर्मांतरण के अधर्म कांड से जो भी किया था उन लोगों ने बहुत गलत किया था। अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने हेतु कोंकणी परिवार, जिसमें सारस्वत, ब्राह्मण से लेकर कुणबी आदिवासी भी शामिल है, गोवा भूमि छोड़कर केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में स्थानांतरित हुए। 13वीं सदी में मुगल शासक के अत्याचारों से बचने के लिए कुछ सारस्वत परिवार भागकर गोवा से मालाबार पहुंचे, वहां से कोची राजा की शरण में जाके रहे। मतलब बेचारों को सिर्फ कश्मीर के ब्राह्मणों को ही नहीं, गोवा के ब्राह्मणों को भी अपना देश छोड़ के अपने मतलब जगह को छोड़ के भागना पड़ा। इसके संदर्भ इतिहास में उपलब्ध है। तात्पर्य, कोंकणी समाज आज गोवा के अतिरिक्त कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र राज्यों में बसा हुआ है और कोंकणी भाषा एवं लोक संस्कृति को जतन कर रहा है। ओके। गोवा में प्राचीन काल में गोवा में ग्रामों की व्यवस्थापना को गांव गाड़ो व्यवस्था अनुसार चलाया जाता था, जिसमें गांव में एक मुखिया होता था और 10 सदस्य होते थे परिवार के। मुखिया को गांवकार कहा जाता था। शुरू के काल में यह प्रथा सिर्फ गावड़ी, कुंडी, एलपी नायक जनजातियों में ही थी। आर्यवंशीय सारस्वत लोगों को कोंकण प्रदेश में आगमन के बाद वे भी कुछ ग्रामों में गांवकर बन गए। अच्छा, जैसे हमारी तरफ मुखिया बोलते हैं, उन लोगों की तरफ गांवकर बोलते हैं। उसके बाद कुछ जगह दिशा यानी क्षत्रिय जाति को भी गांवकर का दर्जा प्राप्त हुआ। गांव की न्याय व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यों का व्यवस्थापन, उसके साथ ही पूरे गांव के लिए अनाज उगाना गांवकार की जिम्मेदारी थी। गांव के 10 सदस्यों को कार्य करने वाला कहा जाता था। यानी कि एक होता था मुखिया जिसको गांवकार कहते थे, और उसके बाद 10 सदस्य जो उसके साथ रहते थे, जो मेन होते थे, उसे कहते थे कारकी, यानी काम करने वाले। गांव के लिए गांवकार द्वारा सौंपी जरूरी सेवाएं देने की जिम्मेदारी निभाना उनका कार्य था। यानी कि गांवकार कहता था और कारकी करते थे। यदि एक ही जाति के ज्यादा परिवार गांव में रहते थे तो उनको गांव की सेवा बांटकर करनी पड़ती थी। सेवा के बदले उन्हें अनाज मिलता था। ओके, चलो अब इसके बाद का कल पढ़ेंगे। चलो, आज के लिए एक कथा हुई। लोक कथाएं जो होती है ना, ये जगह से जुड़ी हुई होती हैं।
मुझे बहुत बहुत शौक है लोक कथाएं पढ़ने की। अभी मैंने 4 बुक्स मंगाई हैं, गोवा की, झारखंड की, राजस्थान की और केरला की। तो आज मैंने गोवा की एक लोक कथा पढ़ी। कल कल के ब्लॉग में दूसरी। तब तक के लिए बाय।